क्लास 11 आपके पास चैप्टर किसका है, इधर फोकस करना, रोटेशनल मोशन का। ओवरऑल वेटेज रोटेशनल मोशन की कितनी है, वेटेज हमें सबसे जरूरी होती है पता करना। आप किसी भी चैप्टर को कर रहे हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वेटेज कितनी है, उसी हिसाब से आपको ये तो करना होता है कि करना कि छोड़ना है चैप्टर, ठीक है। तो इसकी वेटेज आपको 5 to 3 मार्क्स की, उल्टा बोला मैं, 5 मार्क्स मैक्सिमम है, टीचर हटाने से 3 मार्क्स मिला सकता है, ठीक है। ये इससे ऊपर की आपको नहीं मिलती है रोटेशनल मोशन। ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला चैप्टर है, जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है रोटेशनल मोशन को। टीचर्स कई बार से अपने मेन सिलेबस से हटा भी देते हैं, क्योंकि अब रोटेशनल मोशन में ज्यादा आपके पास कुछ रह नहीं गया है पढ़ने के लिए। स्टिल अगर आप जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, रोटेशनल मोशन आपके लिए एक वैल्यूएबल चैप्टर है। इसमें एक कंसेप्ट जो आपके लिए काम का वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि वो होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चैप्टर में स्टार्ट करें। रोटेशनल मोशन की स्टार्टिंग ही एक बेसिक कंसेप्ट से होती है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इस चैप्टर की शुरुआत ही इस वजह से होती है, सेंटर ऑफ मास है, और उसका एक रीजन है इस टॉपिक को पहले पढ़ाने का। पहला टॉपिक आपके सामने क्या है, सेंटर ऑफ मास, समटाइम इट इज कॉल्ड COM। इन जनरली वी फाइंड सेंटर ऑफ मास एज COM। क्यों पढ़ा जाता है सेंटर ऑफ मास? जब तक आपने ट्रांसलेटरी मोशन रीड किया था, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, इधर फोकस कीजिए, जब भी आप देखेंगे पूरी बुक में पढ़ेंगे, जहां पे भी मोशन आता था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, नोटिस कीजिएगा वहां पे एक वर्ड बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट था, पार्टिकल और पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर रीड करेंगे तो, याद करेंगे तो, अ पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर आप सोच के देखें, जब तक बात कर रहा हूं मैं स्ट्रेट लाइन की, एक ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां, सपोज ये ऑब्जेक्ट खुद कितने मीटर का है, 1 मीटर का, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर। अगर मैं इस पूरे 1 मीटर के अंदर 3 पॉइंट बना दूं, एक बिल्कुल यहां पर, एक बिल्कुल बीच में, एक यहां पर, यानी 0 पर एकदम स्टार्टिंग पे, 50 सेंटीमीटर पे, और ये कितने पे, 100 सेंटीमीटर पे। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अब मूव करके पहुंचने कहां पर, यहां पर। अब एक बात बताओ जो सोच के, जब मैं बोलूंगा कि ये 10 मीटर की दूरी को कवर कर चुका है, तो कौन सा पॉइंट कहां पर होना चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से आपका? मतलब इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं A, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं B, और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं C। अगर मैं 10 मीटर की बात को कवर कर रहा हूं, तो A पॉइंट इस पर होगा, पहले होगा, या इसके बाद में जाएगा? कब मानोगे कि 10 मीटर कवर हुआ है? आज समझ प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ऐसे मानते हो कि कितना कवर हुआ है, 10 मीटर, मतलब यहां पे वापस आ गया और आपने कह दिया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से तो यहां पर आ गया। आप बोलो कितना कवर कर लिया इसने, 10 मीटर। सोच के देखो, क्या हर एक पार्टिकल ने 10 मीटर कवर किया? हर एक पार्टिकल 10 मीटर कवर नहीं करा। ये वाला पार्टिकल यहां से उठ के यहां गया है, ये ऑलरेडी कहां पे खड़ा था, 1 मीटर पे। ये कितना कवर कर रहा है आपका, 9 मीटर, ठीक है। ये पार्टिकल भी कितना कवर कर रहा है आपका, 9 मीटर, और ये पार्टिकल भी इसके हिसाब से कितना कवर कर रहा है, 9 मीटर, ठीक है। इसके अंदर हर एक पार्टिकल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लगभग सेम टू सेम डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, जब तक मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। ये कहानी रोटेटरी में सही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या और आसान बताऊं, यहां एक पर्सन है, रस्सी बांध के खड़ा, रस्सी के एक पॉइंट पे, एक झूला है, सिंपल, ठीक है, यहां पे 2 लोग बैठे हुए हैं, झूला ऐसे रोटेट कर रहा है। आप जरा इमेजिन कीजिए किस इंसान ने ज्यादा रोटेशन करी है, डिस्टेंस कवर किया है, ए ने या बी ने? किस ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है? ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, और बी ने इंटरेस्टिंगली झूला सेम स्पीड से चल रहा है। यानी यहां पर हमारे सामने एक ऐसा कंसेप्ट आता है कि एक रोटेशनल मोशन के अंदर हर एक पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसी पंगे से बचने के लिए हमने क्या किया, एक काम करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ मास, ताकि इतनी ज्यादा खिचपिच ना हो कि 10 इकट्ठे करूं, इससे अच्छा है एक जगह पे क्या मान लेता हूं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझ में आया? सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट जहां पे बॉडी का सारा मास क्या हो, फोकस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ
ऑफ मास। अभी कोई डाउट सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ा जाता है? इसमें तो कोई डाउट नहीं सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ा जाता है। सेंटर ऑफ मास में इसीलिए पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर। इसको उतारना है, छोटा सा कंसेप्ट उतारना नहीं, आप चलो डायग्राम से बता के समझ सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो बेटर रहेगा, उतारने की इसको रिक्वायरमेंट नहीं। रब करो इसे, सेंटर ऑफ मास के साथ ही एक छोटा सा कंसेप्ट और है, पहले वो भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रिजिड बॉडीज? रिजिड बॉडी कहते हैं किसको? बॉडी आपके सामने रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। रिजिड मतलब ऐसी बॉडीज जिनको आप कंप्रेस नहीं कर पाओ। अब ये तो बहुत ही वेग डेफिनेशन हो गई आम आदमी वाली कि जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते वो क्या है? रिजिड है। थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। अगर एक बॉडी रिजिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो जो मान लो यहां पे मैंने नाम दिया, कौन सा पार्टिकल है ये? 1। इसको नाम दिया कौन सा पार्टिकल है ये? सपोज इनके बीच की डिस्टेंस कितने मीटर है? x मीटर है। अगर ये बॉडी रिजिड होगी तो दबाने के बाद क्या इनकी डिस्टेंस चेंज होगी? सोच के बताओ लॉजिकली, चेंज होगी डिस्टेंस? नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी क्या है? तो दबेगा ही नहीं। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ऐसी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डजंट चेंज आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उनकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। लिख सकते हो रिजिड बॉडी के अंदर, the consecutive distance between two particles in a body doesn't change। अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब बॉडी क्या है? रिजिड। क्लियर? उतारिए इसे। रफ करो बच्चे, उतार लिया इसे, बेसिक फंडामेंटल चीज उतार ली। अब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। रफ कर दूं, लास्ट में रफ कर दूं। सेंटर ऑफ मास, ये टर्म एक बात और बताओ, जब आप फिजिक्स पढ़ लो ना तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरी को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वर्ड में यूज कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट। पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट, क्या? कोऑर्डिनेट को एक्स, वाई और तीसरा एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस में क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ये लाइन नहीं है, ये क्या है? एक पॉइंट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज अ पॉइंट where wall mass of a body is supposed to concentrate। जहां पे बॉडी का सारा मास क्या हो जाता है? इकट्ठा होता है, कंसंट्रेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ। क्लियर सेपियंस? ये इसमें कोई डाउट? उतारिए इसको, लगातार उतारते रहिए इन चीजों को। सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती क्यों है? इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? अभी मैंने बताया ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हर एक पार्टिकल लगभग सेम स्पीड से क्या करता है? ट्रैवल करता है। सेंटर ऑफ मास एक चीज में हेल्प करता है, अगर मेरी सेंटर ऑफ मास की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, अगर बॉडी क्या है? बिल्कुल सॉलिड बॉडी है, तो मैं मान के चलूंगा कि उसके हर एक पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। इसलिए हम क्या निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का बुक के अंदर एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। 2 पार्टिकल्स माने जाते हैं, पार्टिकल m1 और पार्टिकल m2। बेटा ये पार्टिकल है ना, हो सकता है बहुत बड़ी बॉडी के पार्टिकल,
किसके पार्टिकल हो? बहुत बड़ी बॉडी के। मतलब ये हो सकता है एक बहुत बड़ी सी बॉडी की, उसके दो पार्टिकल क्या आपके M1 और M2। हो सकता है इसमें से हजारों पार्टिकल। हमने अभी से कितने लिए? 2 पार्टिकल। इनका हमने पोजीशन बनाई। पोजीशन कैसे? सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है आपका? कोऑर्डिनेट। क्या है? तो हमें इसको भी किसमें सेट करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट में सेट करना पड़ेगा। सपोज यहां से इसकी दूरी कितनी है? R1। R1 डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको निकालना आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर पूरे का रूट। क्लियर? और ये कितना है आपका? सपोज तो सेंटर ऑफ मास को पता है उसने कैसे लिखा है? R सेंटर ऑफ मास m1 इंटू R1 m2 इंटू R2 प्लस नीचे m1 प्लस ये आपका क्या है बेटा? सेंटर ऑफ। अगर पार्टिकल बढ़ जाएगा तो मान लो तीसरा पार्टिकल आ गया क्या? m3, तो ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? m1 R1 m2 R2 m3 नीचे m1 प्लस m2 अगर m4 आ जाए तो ये फॉर्मूला उतना ही क्या होता जाएगा? लगातार इंक्रीज करता जाएगा। यहां तक समझ में आई है? एक क्वेश्चन देंगे सेंटर ऑफ मास का इसी के साथ, उतारिए से। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं सेंटर ऑफ मास का। देखिए फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 objects of mass 2 kg, 3 kg and 4 kg located at 1 meter far from each other। बस इतना क्वेश्चन। आप जरा सोच के देखिए, आप कितनी ऐसी अरेंजमेंट बना पाएंगे जिसमें तीनों ही बॉडी एक दूसरे से 1 मीटर पे आवे। मतलब किस तरह का डायग्राम बन सकता है? 3 बॉडीज और तीनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 1 मीटर के। किस तरह का डायग्राम बन सकता है आपकी लॉजिक के हिसाब से? ट्रायंगल। इक्विलेटरल। ठीक है, वो भी कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। क्योंकि डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। 2 kg सपोज A, 3 kg सपोज B, 4 kg सपोज C। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? इसका सेंटर ऑफ मास। कितनी दूरी है ये? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल और ट्रिक। पुट एनी ऑफ वन मास एट 0 0। किस पे पुट करना है इसको? किसी भी एक मास को 0 0 पे रखो, किसी भी एक मास को। ठीक है, बेस्ट मेरा मानना है इस वाले को बच्चे रखते हैं। कैसे? रख करो इसे, इस वाले क्वेश्चन को रख करो। क्वेश्चन उतार रखा है सभी ने, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। आपने इसे पुट किया 0 0 पर। अब जरा इस बुद्धि अपनी लॉजिक से बताओ, ये कितना डिस्टेंस है? कौन से एक्सिस में है? एक्स और वाई? एक्स एक्सिस में। यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा? 4,0। कितना डिस्टेंस है ये? 1,0। वेरी गुड। क्या इसका बता पाओगे ये कितने पर होगा? y का बताना आसान है या x का बताना आसान है? x का बताना आसान है, क्योंकि ये तो कहां होगा? बिल्कुल इसके बीचों बीच में। तो x कितना होगा? y कितना होगा? y कैसे निकाला जाए? आपको पॉइंट निकालना है x और y कैसे निकाला जाए? एक डिस्टेंस होगा, बिल्कुल हो सकता है, डिस्टेंस होना से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? ये कितना हो गया? हाफ। ये कितना हो गया? 1। तो पाइथागोरस यूज करके आप क्या कर सकते हो? इसको निकाल सकते हो। एक आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? ये कितने डिग्री का होगा? इक्विलेटरल है तो आपको क्या निकालना है? ये सामने वाली चीज, ये क्या है एक्चुअली? अगर आप रीड करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? एंगल के सामने वाला। क्या होता है एंगल के सामने वाला?
परपेंडिकुलर। ये क्या देखा आपको, वो कौन सा एंगल इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों होते हैं, कौन सा, वो sin थीटा। यानी sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 1। sin 60 की वैल्यू तो p कितना हो गया बच्चे, यानी दूसरा पॉइंट क्या आ गया √3/2। क्लियर, तीनों पॉइंट निकल गए। अभी मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपका, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट। तो पॉइंट में अभी यहाँ पे कितने एक्सिस है, x और, तो आपको भी कितने निकालने पड़ेंगे, 2, x और y। ये रख करूं, इसे समझने में कोई दिक्कत, हमें लोकेशन चाहिए थी बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें थी बस। x निकालना है, फिर से वही कहानी, m1 m2 m3 और ये m1 कितना है, पहला मास 2 1, x1 क्या है इसके पास, ये x है, x1 क्या है, m2 कितना है, x2 कितना है, m3 कितना है, x कितना है, नीचे 2 + 3 + ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया बच्चे, ये कितना हो गया बच्चे, नीचे 2 + 3 5 + 4 कितना आ गया, ये कौन सा मिला है मुझे। सिमिलरली अब क्या निकालना पड़ेगा, y को देखें एक बार, m1 m2 m3 नेक्स्ट m1 + m2 + m3 2 प्लस m1 कितना है 2 kg और वो कितना आपका √3/2 √3/2। m2 कितना है, 3 kg y2 कितना है, 0 m3 कितना है, 4 kg y3 कितना है, 0 और नीचे तो लिखूं कि जोड़ के बता दिया आप लोगों ने, कितना होगा 2 से 2 ये दो 0 और ये कितना है √3/9। सॉल्व करने वाले चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है सॉल्व, ये 3 में तोड़ो फिर 3√3 आ जाएगा, जरूरत नहीं है, अननेसेसरी पंगा नहीं पालना है, जितना सिंपल हो उतना सिंपल रखना है। क्या आया 5/9 है, तो इसके सेंटर ऑफ मास क्या है 5/9 एंड निकालना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं था ये। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 अब इसकी स्टेप लिखाओ साइड में, ये उतार लिया, ये उतार लिया, हाँ सबने उतार लिया, उतार लो, 1 मिनट दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम सेंटर ऑफ मास से अगले पार्ट पे आते हैं, न्यूमेरिकल के बाद। सेंटर ऑफ मास हो गया पोजीशन, अब हम सेंटर ऑफ मास का स्पीड देखते हैं पोजीशन के बाद, एक तरीके से क्या उसकी वेलोसिटी। लफ करें, आपने क्या फॉर्मूला निकाला था दो बॉडीज के लिए, RCOM m1 m2 m1 प्लस, चलिए उसको उधर लेके जाते हैं, m1 प्लस RCOM m1 r1 m2। यहां पे ऐसी कौन सी चीजें जो कांस्टेंट है, कौन सी चीजें जो कांस्टेंट नहीं है। मास हमेशा क्या रहते हैं हमारे, डिस्टेंस पोजीशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। अभी तो मैंने बताया अगर आप पोजीशंस बदल देंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। सेंटर ऑफ मास m नहीं है, सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास क्या है आपका, पॉइंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके साथ कुछ नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा आपका DRCOM dt, ये m1 dr1 dt, m2 dr2 dt। बेटा ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, क्या होता है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होगी आपकी किसकी, सेंटर ऑफ मास, पूरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये किसकी होगी, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2 की।
इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कुछ कुछ फॉर्मूला वैसे ही जैसा किसका था, आर का था। फर्क क्या है, वहां पे क्या था R1 और R2, यहां पे क्या है V1 और V2। मतलब ही समझ लीजिए क्या है इसका। सपोज दो पार्टिकल है, इनकी कुछ लोकेशन थी, क्या लोकेशन थी R1, और इसकी क्या लोकेशन थी R2, और सेंटर ऑफ मास की क्या लोकेशन आई थी सपोज हमारी, सेंटर ऑफ मास इनके बीच में रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल भागना शुरू कर दे ऊपर की तरफ, या ऐसे भागना शुरू कर दे, या किसी भी साइड पर पार्टिकल क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए, तो क्या सेंटर ऑफ मास उसका वहीं पे रहेगा, नहीं रहेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन गाड़ी के दो एंड्स पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक बड़ी सी कोई गाड़ी है, ठीक है, या एक कार्ट है, ठीक है, या एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लो एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर जब सीढ़ियां ऊपर जा रही है तब दो पर्सन है एक्सेलरेटर के ऊपर, बहुत क्लियर, ठीक है। जैसे ही एक्सेलरेटर मोशन करना शुरू कर देगी, इनका सेंटर ऑफ मास भी क्या कर देगा, अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है। आप एक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की ट्रॉली है, एक उस साइड पे बैठा है, एक पीछे वाले साइड पे बैठा है, ट्रैक्टर रुका हुआ है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कभी बिल्कुल बीचों बीच है। अचानक ट्रैक्टर ने रन करना चालू किया, उन दोनों की स्पीड भी क्या होगी, तो जो बीच का पार्ट है क्या वहीं पे रहेगा, अभी वो भी क्या करेगा, अपने साथ मूव करेगा। तो सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा पार्ट है कि अगर ये मूव कर रहा है तो ये भी अपने आप क्या करेगा, अपनी जगह से मूव करेगा। क्लियर। इसमें आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलता है, अच्छी बात ये। उतार लीजिए इसको, ये क्या आपका स्पीड ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास। उतारिए इसे। अब हम एक न्यूमेरिकल पे सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला देख लिया आपने, क्या सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी वाला आपका VCOM M1 V1 M2 V2 M1 प्लस, अच्छा अगर तीसरा ऑब्जेक्ट होता तो M3 प्लस, चौथा था तो M4 नीचे। क्लियर। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, तेज बोलो, वेक्टर। तो एक वेक्टर क्वांटिटी पे क्वेश्चन देता हूं। ये रहा क्वेश्चन, दो पार्टिकल्स है, M1 कितना है, स्पीड कितनी है 2i प्लस, M2 कितना है, V2 कितना है, क्या निकालना है, V सेंटर ऑफ मास। क्लियर। कराओ तो सॉल्व एक बार, इसे सॉल्व करा, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन से ट्राई। सबसे पहले आप हमेशा क्या लिखेंगे, अपना फॉर्मूला M1 V1 M2 V2 M1 प्लस। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द थिंग्स व्हिच इज एक्चुअली मिसिंग फ्रॉम योर फॉर्मूला। वो चीजें जो आपके फॉर्मूले से मिसिंग है, आपके पास गिवन नहीं है। क्या V1 गिवन है, गिवन है। M1 गिवन है, कितना है M1, तेज बोलो। M2 V2 गिवन है, कितना है, तो सिंपली इसको पुट करते हैं, 2i प्लस j, 3i माइनस 2 प्लस, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना आया, i से i हम ऐड कर ले, कितना हो गया, i से ऐड करेंगे तो, और ये तो कितना हो गया 7/16/,
ये क्या है, बी सेंटर ऑफ, उतार सकते हैं। नोट डाउन कर लिया इसे सबने, रफ करो इसे। हमने अभी एक बीसीएम किया और एक क्या आरसीएम। अभी मुझे अचानक याद आया, किसने बोला भी नहीं कि मुझे सेंटर ऑफ मास निकालने के कुछ स्टेप्स लिखवाए थे, जो नीचे बोलता मुझे याद नहीं यार, अचानक से स्किप हो गया, उसे देख लेते हैं। नंबर 1, चलिए इसको रफ करके, जब भी आपको पोजीशन निकालनी हो सेंटर ऑफ मास की, क्या निकालनी हो, पोजीशंस, पहला स्टेप होगा प्लेस वन बॉडी एट क्या, ऑरिजिन। किसी एक बॉडी को किस पे रखिए, ऑरिजिन पे। चाहे बॉडी 2 का सिस्टम हो, 3 का सिस्टम हो, 3 से ज्यादा हो। जैसे अगर 2 बॉडीज है तो एक को किस पे रख दीजिए, ऑरिजिन पे। 3 बॉडीज है तो कैसे रखिए इसको, एक को ऑरिजिन पे। 4 बॉडी है तभी भी किस पे रखिए, किसी एक को एटलीस्ट किस पे रखिए, ऑरिजिन पे। हमेशा एक बॉडी को किस पे प्लेस करना है, ऑरिजिन पे। सभी बॉडी क्या आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक्स वाई और जेड। क्लियर, सही बॉडी क्या आइडेंटिफाई करनी है आपको, एक्स वाई और जेड। क्लियर, मैं आपको एक बात और बता दूं, यूजुअली अगर आप किसी बॉडी को ऐसी लोकेशन पे रखेंगे तो डेफिनेटली 2 वाई ऐसे होंगे जो आपको 0 मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहां देखिए, यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, या x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट स्टिल y की वैल्यू क्या है। इसमें भी देखिए दोनों वैल्यू, अभी भी एक वैल्यू क्या है आपकी, इसमें देखिए अभी भी x की वैल्यू, एक y की वैल्यू क्या है। तो ये सच है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ज्योमेट्रिकल फिगर को कोऑर्डिनेट पे पुट करेंगे ना ओरिजिन पे, तो 2 आपको y 0 हमेशा मिलेंगे। ज्यादा भी मिल सकते हैं बट 2 तो आपको श्योर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। स्टेप 3 जो बहुत ही इजी स्टेप है, फाइंड COM YCOM, और इसे हमेशा सेपरेटली ही निकालना है। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर के 2 पॉइंट्स और इसी तरीके से फॉलो करना। नंबर 1, आपको उस पे किसे लोकेट करना है, कैसे लोकेट करना है आपको, ऑरिजिन पे। और दूसरा क्या आइडेंटिफाई करने हैं, पॉइंट्स। आराम से, पीसफुली और पेशेंस के साथ आइडेंटिफाई कीजिएगा। पेशेंस मिस नहीं करना है आइडेंटिफाई करते समय। ठीक है, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, ट्रिग्नोमेट्री यूज को। आई जस्ट सजेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला या पाइथागोरस यूज करने से बेटर आप क्या यूज कर लो, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर, ट्रायंगल्स यूजुअली इसमें आपको इक्विलेटर ही मिलते हैं। उतारिए ये, रफ किया जाए इस पार्ट को। अब आपने क्या देख लिया, पोजीशन निकालना, वेलोसिटी निकालना। अब हम किस पे चलते, क्या निकालने पर, क्या निकालने पे चलते हम, एक्सीलरेशन। ठीक है, रफ करो इसे। VCOM M1 V1 M2 M1 plus M2 VCOM M1 V1 M2 V2 differentiate with respect to time। ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या बना, M1 M2 यहां से एक फॉर्मूला तो आप ये ड्राइव कर सकते हो बहुत आराम से, क्या, ACOM M1 A1 M2 अपॉन में M1 प्लस, अगर तीसरा होता तो
m3 प्लस प्लस m3 चौथा था तो m4 प्लस और यहां पर प्लस m4। क्लियर? एक और चीज बन सकती है अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? यहां क्या आपके पास टोटल मास है, अगर दो ही बॉडी है तो दोनों बॉडी का मास जोड़ दोगे तो बॉडी का क्या आ जाएगा? टोटल मास। इसे मैं लिख सकता हूं क्या? एक तरीके से लिख सकता हूं MACOM M1A1 प्लस M2, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया और ये क्या बन गया? क्यों? मास इंटू एक्सीलरेशन पहली बॉडी पे लगने वाला फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन दूसरी बॉडी पे लगने वाला फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स। क्लियर सेपियंस? क्लियर बेटा? ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना? उतारिए इसे आता है।